नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। आज तो बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड को हम रद्द करते हैं। मोदी सरकार को जोर का झटका धीरे से लगा है, क्या कहेंगे? बार बार मैं कहता हूं कि संविधान के जो 3 स्तंभ है, कार्यपालिका विधायिका भी कहीं चरमरा जाए, मीडिया को तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि अब हम स्तंभ रहे नहीं, मीडिया रहा नहीं, खोखला हो गया। लेकिन न्यायपालिका अभी भी संविधान का रक्षक बना हुआ है और बीच बीच में अंकुश उठाता है, बीच बीच में दागता है। हाँ। और इसी से मुझे लगता है सरकार का तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं फिर पटरी पे आने का प्रयास करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में ये इंस्ट्रूमेंट लाया गया था भाजपा सरकार द्वारा। अरुण जेटली वित्त मंत्री थे और बहुत उन्होंने ये कहा था कि काला पैसा हमें राजनीति में नहीं लाना है। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, लेकिन बाद में पता पड़ा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा तो यही है मतलब। और उस अड्डे सारी चीजों को बता नहीं रहे, लगातार ये लोग छुपा रहे थे। उसमें दर्शकों को बताने के लिए बता रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसी एक योजना थी कि एसबीआई को इसकी फ्रेंचाइजी दी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वही बेच सकती थी। और चुनाव के पहले वो एक अनाउंस करती थी कि इतने दिनों के लिए ये योजना शुरू हुई है, सेल बरकरार है। सेल खुलता था, सेल खुलते से ही कारपोरेट सेक्टर के लोग जाके 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के क्वांटम में ये बॉन्ड खरीदते थे। ये जो बॉन्ड खरीदता था ये व्हाइट में खरीदता था, लेकिन इसकी एंट्री सिर्फ एसबीआई के पास होती थी और किसी को पता नहीं था खरीदे किसने। उसके बाद रूट का पता नहीं चलता था। जिसने खरीदे, ये जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक दलों को चंदा दे, वो किसी दूसरे दलाल को भी दे सकता था, हस्तांतरित कर सकता था, क्योंकि उसके ऊपर नाम नहीं लिखा रहता है कि भाई अशोक वानखेड़े ने खरीदे, मैंने खरीदा। पैसा कहां से? लॉटरी का टिकट जैसा था। मैंने लॉटरी का टिकट लिया, आपको दिया, आप नंबर 2 का काम करने वाले हैं, आपको सरकार को ऑब्लाइज करना है, आपने वो बॉन्ड सरकार के पास दिया, इसके पास दिया, राजनीतिक दल के पास दिया, राजनीतिक दल को बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर इसको कैश करना होता था। लेकिन राजनीतिक दल भी ये छुपा जाता था कि उसको ये बॉन्ड दिए किसने हैं, ये सब अंदर ही अंदर था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने खासकर चंद्रचूड़ साहब ने इस पे अपेक्ष लिया। अच्छा, ये सूचना के अधिकार के तहत भी नहीं आ रहा था? उन्होंने कहा कि ये तो सूचना का अधिकार और जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 19(1)(a) इसको वायलेट करता है जी। दूसरी बात, ये जनता को जानना चाहिए कि आपको फंडिंग किसने दिया, ठीक, आपको फंडिंग किससे मिली, इसमें क्या है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या, मैं ये नहीं कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हम ये नहीं कहते हैं कि सारे बॉन्ड ही ऐसे गए हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्रो क्यू प्रो विथ अरेंजमेंट, माने आपको मैंने ठेका दिया, आपसे मुझे रिश्वत लेनी थी, मैंने आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया, फर्क ये होता है। और ये खासकर उस राजनीतिक दलों में ये जमीन के बदले नौकरी वाला मामला है, हो गया बिल्कुल। दूसरी बात है, ये उन राजनीतिक दलों में तो बिल्कुल रिश्वत ही मानना चाहिए जो परिवार द्वारा हेल्ड अप है। सारी रीजनल पार्टी जो है हमारे देश में, सब रीजनल पार्टीज कहीं ना कहीं किसी एक परिवार की पार्टी है, तो उस परिवार को पैसा दो या उसके पार्टी में पैसा दो, एक ही बात है, क्योंकि कस्टोडियन तो वही है। बिल्कुल। बीजेपी, कांग्रेस, ऐसी जो पार्टियां थी, इनको चुनाव के लिए पैसा लगता है। 2014 के बाद हमने एक नया तरीका देखा चुनाव लड़ने का। आप तो पैसे के बल पे, सत्ता के बल पे, एजेंसियों के बल पे चुनाव लड़ो और विपक्ष को जेल में ठूसो, विपक्ष को पैसा मिलने नहीं दो। जो विपक्ष को पैसा देता है उनके ऊपर ईडी की रेड करते हैं, इंक्वायरी बैठा दो। तो विपक्ष का फाइनेंसर टूट गया, विपक्ष की फाइनेंशियल लाइन टूट गई। हमने अक्सर देखा कि जब भी जिस राज्य में चुनाव होते हैं, ईडी पहले पहुंच जाती है जी। ईडी उन्हीं लोगों को घेराबंदी करती है जो विपक्षी दलों के, मतलब बीजेपी के खिलाफ जो लड़ने वाले पूरी नेटवर्किंग है, उनका फाइनेंसर, उनके सिंपथाइजर, हर राजनीतिक दल के पास 1-2 ऐसे लोग होते हैं, और लाल लाइडी के धमकी देंगे। तो ये कुल मिलाकर तो आज सरकार को सबसे बड़ा झटका मिला। सरकार जिस काले पैसे से लड़ने की बात कर रही थी, आज उन्होंने बता दिया कि ये काला पैसा जो है ये कुछ नहीं,
ये सफेद पैसा नहीं है, ये सफेद पैसे के शक्ल में आपको मिलने वाली रिश्वत है, इनडायरेक्टली ऐसा ही कहा। और मैं इसको और सिंप्लीफाई करने यानी जहाँ धुआं है वहाँ आग है। अरे आग हाँ, है, जबरदस्त है। धुआं तो जबरदस्त है। अब मैं बता रहा हूँ इसको और सरलीकरण करके, आखिरी 30 सेकंड लूंगा आपके मैं। नहीं आप पूरा लीजिए और बताइए, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। दिल्ली में शराब घोटाला कांड चल रहा है जो जिसकी केसेस चल रहे हैं। 6वीं बार समन्स मिला है ईडी का अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री को। उनके एक सांसद संजय सिंह, उन्होंने एक दारू के ठेकेदार को मिलवाया उप मुख्यमंत्री सिसोदिया से, और उस सिसोदिया को उन्होंने 35 लाख रुपए चंदा दिया पार्टी में चेक से। सिसोदिया ने वो पार्टी के फंड में जमा कर दिया। ये क्लियर कट ट्रांजैक्शन है। विपक्ष ने आरोप लगाया, ईडी ने आरोप लगाया कि जिसने ये 35 लाख रुपए का चंदा दिया, उसने इसलिए दिया क्योंकि उसको करोड़ों का प्रॉफिट करवाया नई एक्साइज पॉलिसी लाके। ठीक है, ये पकड़ा गया मामला। लेकिन यदि वो ठेकेदार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदता और आम आदमी पार्टी को देता तो ये तो वही दबा हुआ रहता। बिल्कुल। इस आम आदमी पार्टी के 35 लाख रुपए के चंदे से आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पूरा खेल समझ में आ जाए। ये जो डील था, क्योंकि उनको लगा कि हम तो कोई ऐसा कर नहीं रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि भाई 340 करोड़ के आसपास फायदा हुआ है दारू सप्लायर्स को नई एजेंसी से। लेकिन साहब, कोई भी स्कीम, कोई भी योजना जब सरकार लाती है, किसको तो फायदा होता ही है, नहीं तो कॉर्पोरेट सेक्टर काम क्यों करेगा इस देश में? जब नया डैम बनता है तो डैम का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला घर बेच के तो डैम नहीं बनाता, वो कुछ ना कुछ तो कमाता ही है। चलता आदमी तो नहीं बनाता। तो जो L&T ने एक अभी अपना इतना बड़ा सेंट्रल विस्टा बनाया, तो L&T ने फ्री में तो नहीं बनाया होगा, कुछ प्रॉफिट भी लिया होगा। तो कोई भी योजना जिसको मिलती है उसको प्रॉफिट। अब L&T को प्रॉफिट को मिला, L&T ने एक चेक उठा के बीजेपी को दे दिया, इसका मतलब हमने ठेका दिया, अब हमको पैसे दो। लेकिन वही L&T ने यदि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा, तो फिर ये किसी को पता ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय यहां तक नहीं रुका। सर्वोच्च न्यायालय ने SBI को ऑर्डर दिया है कि सारे ट्रांजैक्शन हमको भी दे दो डिटेल्स, और इलेक्शन कमीशन को भी दे दो। और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि 31 मार्च 2024 के पहले ये सारे आपसे वेबसाइट पे होनी चाहिए, वेबसाइट पे होनी चाहिए, यानी बंद लिफाफे में नहीं होने चाहिए। ताकि देश को पता पड़े कि किसने किसका चंदा दिया। 70% चंदा। ये तो बड़ा फंस गया मामला है। तो नहीं, अरे बीजेपी का देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जितने मिलते हैं उसका 70% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बीजेपी को मिलता है, और 30% में देश की बाकी पार्टियों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। यस, है ना? करेक्ट। तो अभी यदि एक लेटेस्ट आंकड़ा जो मेरे पास आया, जो इस एक साल का है, बीजेपी को 850 करोड़ में से 720 करोड़ मिले हैं इस साल का, जो ताजा फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। तो 2023-24। अब देखिए, इसके पहले 366 करोड़ रुपए 50 लाख ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से मिले। उसमें से टोटल चंदा गया है एक साल में, उसमें से 259 करोड़ अकेले बीजेपी को मिला। 70.70 के आसपास। 70.70%। जी, ये प्रतिशत 71%, थोड़ा कम। अभी ADR का भी आया, और बाकी में दूसरी पार्टियां हैं। अभी एक रूल है कि 20,000 से ज्यादा चंदा यदि आपको मिलता है तो आपको इसको बताना पड़ता है कितना चंदा है। तो कुल हमारे देश में पिछले एक साल में 12,167 चंदे के ट्रांजैक्शन हुए राजनीतिक पार्टियों। यस, उसमें 850.43 करोड़ रुपए, 850 करोड़ 43 लाख रुपए चंदा दिया गया राजनीतिक दलों का। उसमें से बीजेपी को 720 करोड़ मिला, और कांग्रेस को मात्र 79 करोड़ मिला। अब बीजेपी को ये 700 करोड़ लायन शेयर जो है बीजेपी को, लायन शेयर साहब पूरा ही शेयर है। ये तो छींटे और चिल्लर मिल रही है बाकियों को मिल। अब देखिए, अब उसमें इनको चंदा मिला कहां से? अकेले दिल्ली से 276 करोड़ रुपए चंदा मिला बीजेपी को।
गुजरात से 160 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र से 96 करोड़ रुपए, और पिछले साल की तुलना में 12% चंदा ज्यादा है। ये तो अजीब सा गोरख धंधा है कि दिल्ली से अकेले इतना ज्यादा और जहाँ की कोई उस तरह से इंडस्ट्री जितना गुजरात में है। तो मैंने वही तो ये कहा, खेल क्या है आखिर? खेल इसलिए है कि यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड यहीं खरीदो और यहीं दे दो, एंट्री तो यहाँ होगी। जो आपके रीजनल पार्टीज को मिला वो वहां होगी एंट्री। अच्छा, गुजरात का ज्यादा मत शो करो ताकि वो गुजरात का मामला फिर फंसता है। सवाल ये है कि अब ये भी तो पता पड़े कि गुजरात जो बड़े बड़े उद्योगपति जो गोद में बैठे हैं सरकार के, उनके नाम पे कितना चंदा है, उनने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उतने सरकार को कितने दिए, वो सरकारी वेबसाइट पे एक्सपोज होगा कि कौन वो चेहरे हैं। कुल मिलाकर आज एक बहुत बड़ा झटका लगा। ये जो जेटली जी ने 2018 में जो स्विंग, वो क्या बोलते, गुगली बॉल डाला था कि ये नहीं, अब ऐसा नहीं, अब ट्रांसपेरेंसी होगी। हाँ। और ये जब बॉन्ड खरीदे जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर बॉन्ड खरीदेगा तो ये बॉन्ड जो है ये व्हाइट में खरीदेगा। अरे बाबा, व्हाइट में खरीदेगा लेकिन किसी ब्लैक वालों को पैसा लेके, कैश लेके फिर दे दिया तो क्या करोगे आप? तो अपने ही जाल में खुद फंस गए। आप बोल देते कि एसबीआई लिस्ट क्लियर करेगी, वेबसाइट में डाल देगी, पहले से लोगों ने कर दिया। हाँ, बिल्कुल। और आप भी बता दो इन लोगों से हमने लिया। पॉलिटिकल पार्टी को शर्म क्यों आती है बताने में कि हमने किससे पैसा लिया? ठीक बात है, जब लेते हो तो बोलो। आज मैं इनकम टैक्स देता हूं, मेरे पास एक भी एंट्री कहीं से आती है तो इनकम टैक्स के प्राण ले लेते मेरे कि बताओ कहां से आया, बताओ कहां से, सारे सोर्स बताइए। मैं चोर हो जाता हूं 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल। और आप पूरे के पूरे डकार जाओ देश का काला पैसा, और फिर हमको कहो कि हम काले पैसे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया इस सरकार को, और ये आईना बीच बीच में दिखते रहना चाहिए ताकि सरकार को ये लगे कि कुछ है, कोई ऐसी संस्था है, रक्षक कोई है। संविधान की यदि धज्जियां उड़ाने के लिए आप बैठे हो तो संविधान की रक्षा करने के लिए भी कोई बैठा है। बात। आज मैं सैल्यूट करता हूं, पार्टी वाला भी थे, गवई साहब भी थे, और मुझे लगता है चंद्रचूड़ साहब तो अध्यक्षता कर रहे थे, और मिश्रा जी भी थे शायद जज। तो ये जो नाम जो मेरे पास है, हाँ, संजीव खन्ना थे, BR गवई थे, जे भी पार्टी वाला थे, और मिश्रा जी थे। ये 4 लोग, और DY चंद्रचूड़ 5, ऐसे उनकी अध्यक्षता में हुआ। और आज यूनानिमस डिसीजन हुआ, कोई भी जज ने कोई ये नहीं किया। 2 जजों जो जजेस ने इसका डिसीजन लिखा, और दोनों का अंत एक ही है कि इसको स्क्रैप करना चाहिए। कुछ रीजंस अलग अलग होते हैं, लेकिन स्क्रैप करना ये बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं बहुत दिनों से न्यायपालिका के इतिहास ADR से लेके तमाम सोशल सर्विसेज, सोशल जो अपने सिविल सोसाइटीज थी, वो लगातार लड़ रही थी। देखिए, हम बार बार कहते हैं इनको, ये अर्बन नक्सल कहते हैं। जो सिविल सोसाइटीज है इनके लिए अर्बन नक्सल है, क्योंकि इनका गोरख धंधा पकड़ा जाता है जी। ये अर्बन नक्सल दोस्तों नहीं है, ये वो लोग हैं, वो लगातार संविधान का कहीं हनन होता है या संविधान के नाम पे कोई गोरख धंधा होता है तो उसको न्यायपालिका तक ले जाते हैं, और न्यायपालिका फिर उस पर न्यायदान करते हैं। हमारे देश में आज एक फिर नया इतिहास रचा, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अर्बन माफिया और पॉलिटिकल माफिया पर अंकुश लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि तथाकथित अर्बन नक्सलों के इस प्रयास से ये जो माफिया है, पॉलिटिकल माफिया, और ये जो ब्लैक मनी जनरेट, और ये जो ठेकेदारों से इनडायरेक्टली रिश्वत जाती थी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से, वो आज रुक गई। अब इसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, सरकार इसके लिए क्या करती है, रिव्यू पिटीशन डालती है, या फिर जैसी सरकार की आदत बन चुकी है नया कानून लाती है। लेकिन नया कानून लाने की चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि अब आखिरी सदन हो चुका है। अब इलेक्शन मोड में है सरकार। नई सरकार आने के बाद यदि यही रिपीट होती है तो देखते हैं क्या करेंगे। नया कानून लगा के फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदलेंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इस बात को भी कहता है कि हम जो निर्णय देते हैं यदि वो संविधान के ढांचे को हिलाता है तो फिर वो निर्णय ही आपका कानून भी नहीं बदल सकता। कई जगह ऐसा है। मैं अभी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ, खासकर दिल्ली सरकार को लेके जो एक निर्णय लिया उन्होंने कि दिल्ली सरकार को होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी का निर्णय लिया इलेक्शन चुनाव कमीशन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेके। उस पर दोनों आदेशों का सरकार ने नया कानून बना के उसको यू टर्न ले लिया। लेकिन दोनों चीजें सर्वोच्च न्यायालय के सामने हैं। मुझे लगता है आए बगाए इस पे भी निर्णय होगा, और कहीं ना कहीं सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आप निर्णय लीजिए, आप कानून बनाइए। आपको कानून बनाने का, आपको संविधान को अमेंड करने का समय के अनुसार पूरा अधिकार है, लेकिन संविधान बदलने का अधिकार नहीं। लेकिन मुझे लगता है अशोक जी, चंद्रचूड़ जी इंतजार कर रहे थे इस टाइम का, ये राइट टाइम था। इससे पहले अगर करते
तो शायद वही अलट पलट वाला मामला हो जाता। बिल्कुल ऐसा उन्होंने ऐसा किया कि ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। अब कम से कम इस चुनाव तक, इस चुनाव तक आपको रहना होगा इसके भरोसे, ऐसा मुझे लगता है। सही कह रहे हैं। कैसा लगा TV6 न्यूज नेटवर्क का ये कार्यक्रम, अपने कमेंट्स देंगे। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब करें। गूगल पर TV6 न्यूज नेटवर्क का वेब पेज भी आप देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े, अनेक आभार, नमस्कार।